Today we are starting the chapter number 9, deficit demand and excess demand. So in this chapter सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे types of unemployment. So what is the meaning of the unemployment? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जिस बंदे को काम करना है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने की रेडी है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड बोलेंगे. Basically, there are four types of the unemployment: voluntary, involuntary, frictional, and structural. So, what is meaning of voluntary? Voluntary unemployment का मतलब ये होता है कि भाई जिसको काम मिल रहा है लेकिन उसको काम नहीं करना है. So, voluntary unemployment refers to situations when people choose to remain unemployed. कि वो क्या रहता है कि वो unemployed रहता है, उसको काम करना है फिर भी उसको काम नहीं करना है at a existing wage rate पे. Then even at jobs, even when jobs are available, कि jobs available है फिर भी उसको काम नहीं करना है, right? So this type of unemployment is known as the voluntary unemployment. काफी सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन गेमिंग के चक्कर में या किसी और के चक्कर में वो क्या करते हैं कि भाई अपना काम वाम छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं, एंड देन आफ्टर 5 to 10 years के बाद रियलाइज होता है यार ये तो मैंने गलत कर दिया, एट दैट टाइम जॉब मिल रही थी तब जॉब लेनी चाहिए थी. ये पूरा इंसिडेंट एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है. तो लाइक वॉलंटियर एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, अपनी सेक्रेटरी, राइट. एंड उसके साथ ये हुआ है कि भाई उसको इनिशियल लेवल पे जॉब मिल रही थी लेकिन उसको ऐसा था कि भाई नेटिव प्लेस छोड़ना नहीं है, मैं यहाँ पे खुश हूँ. एक्चुअली सीएस में क्या है कि आप अपना नेम लैंडिंग कर सकते हो किसी कंपनी को, तो कंपनी आपको एक सैलरी देती है. अगर आपको कुछ काम नहीं करना, आपका नाम यूज करेंगे कंपनी वाले और आप वो नाम के बेसिस पे आपको पैसे देंगे. एक टाइम आया कि भाई अभी उसको जेन्युइनली जॉब चाहिए, कोई जॉब देने के लिए रेडी नहीं क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है. जब जॉब्स अवेलेबल होती है तब आप काम करने के लिए रेडी नहीं होते हो. सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है कि भाई इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू सिचुएशन when some people are not getting one work even they are willing to work at existing wage rate. वो existing wage rate पे काम करना चाहते हैं फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, right? So this type of the job is known as the involuntary unemployment. फिर उसके बाद है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज associated with the changing of the jobs in a dynamic in economy. इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आते हैं और उस चेंजेस की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, से फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल. अब मान लो कि क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल किसके लिए? पेट्रोल, डीजल, इन सब के लिए रॉ मटेरियल है. अब क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होगी, सो उसकी रिगार्डिंग जितनी भी इंडस्ट्री होगी उस सभी इंडस्ट्री में क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से. काफी सारी जगह पे हम कब से सुनते आ रहे हैं कि भाई कोल खत्म हो रहा है, कोल खत्म हो रहा है. नो डाउट कि एक टाइम ऐसा आएगा कि कोल खत्म होगा, पर लेकिन मान लो कि उस कोल खत्म होने के बाद आपके पास कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है, आपके पास पावर की शॉर्टेज है, एंड देन शॉर्टेज ऑफ पावर की वजह से आपका कुछ काम नहीं हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल की वेर एंड टेयर मशीन. यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे एटलास साइकिल ले सकते हैं. एटलास साइकिल जो थी उसका भी यही सिनारियो था कि भाई उसकी जो मशीनरी थी वो वेर एंड टेयर हो गई. अब मशीनरी वेर एंड टेयर हो गई, मशीनरी खराब हो गई और उसके पास मशीनरी चेंज करने के लिए कुछ पैसे थे ही नहीं. सो दिस टाइप ऑफ लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है कि लॉन्ग टर्म में उसकी इंपैक्ट आती है, शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट नहीं आती. जैसे मान लो कि से फॉर एग्जांपल उसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जेरोक्स मशीन. जेरोक्स हम जनरली क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिकली गुजरात में हम लोग यही बोलते हैं कि हमें कुछ फोटोकॉपी करवानी होती है तो हम लोग जेरोक्स करवाने के लिए. जेरोक्स इज ओरिजिनली मशीन्स का नाम है, उस कंपनी का नाम है, जेरोक्स कंपनी है, राइट. आज मान लो कि जेरोक्स कंपनी है, जेरोक्स कंपनी ने एक मशीन्स बनाया फॉर फोटोकॉपी के लिए.
जेरोक्स कंपनी को ऐसा लगा कि मेरा कोई कंपटीटर्स नहीं होगा, मेरी जैसी कोई मशीन नहीं बनाएगा, लेकिन कैनन और बहुत सारी एडवांस कंपनियों ने जेरोक्स के एडवांस लेवल का मशीन्स बनाया। सो उस केस में जेरोक्स की मोनोपोली खत्म हो गई। अब जेरोक्स की मोनोपोली खत्म हो गई तो शॉर्ट टाइम में ये इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन ये इम्पैक्ट कब आया, लॉन्ग टाइम पे इम्पैक्ट आया। तो कोई भी चीज ना परमानेंट नहीं होती है, किसी भी एक चीज का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में उसको लाइक अपने चेंजेस करने चाहिए। जो मान लो कि टाइम पीरियड में चेंजेस नहीं करते तो लोग उसको फेंक देते हैं, लोग उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हैं। सो उस केस में मान लो कि कोई बंदा जेरोक्स मशीन में काम कर रहा है, उस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, अब उसको जेरोक्स मशीन के अलावा और कोई मशीन चलाने के लिए नहीं आती, राइट। आज कैनन और ये सब एडवांस मशीन आ चुके, उसको चलाने की नहीं आती, दैट मीन्स ही इज अ लैक एक्सपर्टाइज, कि उसमें इतने एक्सपर्टाइज है ही नहीं। सो उस केस में क्या होगा कि भाई उस केस में वो जो बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड होगा। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एक और वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो इसमें आंसर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टर्म, क्योंकि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में लेबर अपनी एक्सपर्टाइज की वजह से जॉब लूज करता है, लेकिन मान लो कि उसको ट्रेनिंग दी जाए तो वापस से जॉब में रिजॉइन हो सकता है। फ्रिक्शनल में बेसिकली क्या होता है कि भाई जो इकोनॉमिक में जो चेंजेस आते हैं वो, राइट। सो फ्रिक्शनल में मान लो कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, पावर की शॉर्टेज है, तो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो दो जॉब के बीच का जो टाइम जो है, तो उस जॉब में फाइंड आउट कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, आज स्ट्रक्चरल में क्यों बंदा अनएम्प्लॉयड होता है, क्योंकि तेरे पास एक्सपर्टीज नहीं। आज मान ले कि तेरे पास गेमिंग की एक्सपर्टीज है, तू स्पेसिफिक गेम खेल रहा है, लेकिन साथ में कोई नई गेम आ रही है, उसको तू अडॉप्शन नहीं कर रहा है। अब मान ली कि पुरानी गेम के जो कस्टमर जो है लाइक वन बाय वन स्लोली ग्रेजुअली लूज आउट होते जा रहे हैं और के तरफ मूव ऑन होते जा रहे हैं। मान ली कि तेरे नीचे जो स्टाफ जो है, उस स्टाफ को नई गेमिंग के फीचर्स फंक्शनिंग समझ में नहीं आते, तो तुझे उसके लिए ट्रेनिंग सेशंस रखना पड़ेगा। ओके, बिफोर ट्रेनिंग सेशंस मान लो कि स्टाफ को समझ नहीं आ रहा है और कोई स्टाफ जॉब छोड़ के चला जा रहा है, तो स्टाफ को समझा रहा है कि भाई तू एक काम कर, मैं तुझे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग देने के बाद देख ले तो समझ में आ रहा है, एंड देन आफ्टर ही टेक अ ट्रेनिंग एंड लाइक वो फिर से इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेता है। तो उस केस में दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज शॉर्टर अनएम्प्लॉयमेंट, कि इसे लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। बंदा क्यों अनएम्प्लॉयड हुआ है, बिकॉज उसकी एक्सपर्टीज नहीं है उसमें, का तो एक्सपर्टीज आ जाएगी। अब एक्सपर्टीज आ जाएगी तो वो वापस से वो क्या हो जाएगा, जॉब को रीजॉइन कर सकेगा। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक चेंज हो चुकी है। आज एक और उसका एग्जांपल बता रहा हूँ, तू कभी जीएसआरटीसी में तूने ट्रैवलिंग किया हुआ है? अब जब तू जीएसआर अभी तू रिसेंटली जीएसआरटीसी में ट्रैवलिंग करेगा तो कंप्यूटराइज टिकट आ चुकी, क्योंकि पहले ना बहुत सारे मैनिपुलेट होते थे मशीन, कंप्यूटर मशीन टिकटें आ गई है। तो उस केस में आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो दैट मीन्स वो बंदा क्या करेगा, आपको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देने के बाद भी आपको नहीं आ रहा है तो आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स यू हैव नॉट अ एक्सपर्टीज फॉर सच सच काइंड ऑफ रनिंग द मशीन्स, कि भाई आप उस मशीन को चला सको। ओके, सो दिस टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो जो इकोनॉमिक में जो चेंजेस आता है, राइट, और उस चेंजेस की वजह से जो जॉब चली जाती है, राइट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज फ्रिक्शन। आज मान लो कि इकोनॉमिक में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, या पावर की शॉर्टेज हो गई, या मशीनरी वेयर एंड टेयर हो चुकी है। ओके, नोकिया के पास कोई नई मशीनरी नहीं थी, नया कोई सॉफ्टवेयर नहीं था उसको डेवलप कर सके, और उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भाई एक बंदा जो है, दो जॉब के बीच का जो टाइमिंग जो है, उसको दूसरी जॉब नहीं मिल रही है, एंड देन आफ्टर ड्यूरेशन में वो अनएम्प्लॉयड रहता है। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीबीएसई में ये अलग अलग से दिया हुआ है।
सो उस हिसाब से हम लोग देखने के लिए जाए तो दिस इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीबीएसई में ऐसा बोला हुआ है कि विलेज में मेजोरिटी इंडिया में लोग विलेज में रहते हैं, विलेज में रहते 69%। गुजरात बोर्ड में कितने बताए हुए 69.9%। विच डेटा इज करेक्ट? एनसीईआरटी है गुजरात बोर्ड, और गुजरात बोर्ड बोल रहा है कि हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, एनसीईआरटी बोल रहा है कि हमने अपना अपना डेटा यूज किया हुआ है। सो लाइक ना कि दोनों के वो लाइक डेफिनेशन में कॉन्फ्लिक्ट आते ही रहते हैं, लेकिन हम जो स्ट्रीम में है उस स्ट्रीम के हिसाब से चल। नेक्स्ट है फुल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट? ओके, सो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपकी इकोनॉमिक में, यानी इकोनॉमिक में टोटल कैपेसिटी जितनी है। तो कॉजेस ऑफ डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड के कॉजेस कौन से? तो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा हुआ था कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी। सो बेसिकली components of economy में there are two types of the component, closed economy and open economy. So closed economy में हमने पढ़ा two sectors economy and three, और open economy भी हमने पढ़ा two sectors economy। हमने पढ़ा था कि भाई हाउस, अब मान लो कि से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे डेफिसिट डिमांड, डेफिसिट डिमांड का मतलब कि इकोनॉमी पे डिमांड बहुत कम है। अब हम लोग टू सेक्टर्स इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे हाउस होल्ड जो है वो अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कर देगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर देगा। इफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम करेगा तो उसके कंपेयर में प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स जो है वो क्या कर देगा। अब सीधी सी बात है कि एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, सेविंग्स ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उस केस में लाइक आपकी डिमांड भी कम होने वाली है। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज द डेफिसिट डिमांड। और ये जो सिचुएशन हुई थी 2020 लॉकडाउन के दौरान, ओके, कि लोगों ने सेविंग्स बढ़ा दी थी, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो थे वो कम कर दिए थे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो है कि भाई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब फर्म को ऐसा लग रहा है कि कोई स्कोप नहीं है कि भी यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करना। 2020 में काफी सारे फर्म इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उसको लगा कि अभी स्कोप नहीं है, अभी डिमांड नहीं है, राइट। तो अभी इन्वेस्टमेंट करना लाइक नाजिब भी नहीं है कि हम अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनना कि भाई इन्वेस्ट, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी आपका क्या होगा, कमी। प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, एंड मनी सप्लाई कम होगा, परचेसिंग यानी डेफिसिट डिमांड अराइज होगी। डेफिसिट डिमांड है तो प्रोडक्शन कम ही हो जाएगा। इन्फ्लेशन कब आ सकता है? जब आपके पास की सप्लाई ज्यादा हो और सप्लाई की कंपेयर में डिमांड बहुत ज्यादा। वहां पे सप्लाई ज्यादा लेकिन डिमांड कम है तो प्राइसेस तो कम ही होंगे। क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो यहाँ पे तो एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। आज मान लो कि से फॉर एग्जाम्पल की दिवाली के दिन मठिए और चौड़ाफड़ी बहुत खाई जाती है। अब लाइक नॉर्मली जो मठिया की जो प्राइस है वो 130 रुपीज प्राइस है, एक 500 ग्राम्स पैकेट की, 1 kg का 260 रुपीज है। ओके, लास्ट मूवमेंट पे तो ऐसे सिचुएशन हुई कि भाई अब 130 में से 100 रुपीज में हमें पड़ता है एंड 30 रुपीज है प्रॉफिट मार्जिन। सो 1 kg पे 60 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन। लास्ट लास्ट पे से ऐसा मूवमेंट हुआ कि लोगों को डिमांड इंक्रीज हुई, लेकिन काफी सारे लोगों ने लास्ट प्राइस पे लाइक प्राइस टू प्राइस दे दिया, जितने में आए उतने में निकाल लो कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट तो निकाल लो, प्रॉफिट आए नहीं आए वो सेकेंडरी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट निकाल दो। तो उस केस में क्या है, डिफ्लेशनरी डिमांड है। नेक्स्ट है ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ना यहाँ पे क्या करेगी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है कि कोविड के टाइम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दिए थे। अब एक्सपेंडिचर कम किए तो सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट भी कम ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसके पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे कर रही है। और एम्प्लॉयमेंट कम तो उनके पास मनी सप्लाई भी कम होगा, परचेसिंग पावर कम होगी, डिमांड कम है और उसके सामने सप्लाई ज्यादा है, तो कौन सी डिमांड होगी, डेफिसिट डिमांड।
So government cut the consumption expenditure और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सो एडी विल रिड्यूस. एडी क्यों रिड्यूस हो रही है, इसका मैंने पूरा यहाँ पे सेटअप बता दिया कि भाई इस रीजन की वजह से एडी रिड्यूस हो रही है. ओके, बजट भी हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट है. देन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट करेगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हमारा कट ही होगा. नेक्स्ट डिक्लाइन द एक्सपोर्ट. अब यहाँ पे एक्सपोर्ट आपका डिक्लाइनिंग हो रहा है. सो वी नो दैट वी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ओके, कि कंपोनेंट्स ऑफ द एडी. अब मान लो कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन होना, यानी उसका मतलब है कि डोमेस्टिकली जो कंपनियां जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है उनकी प्रोडक्शंस कम होना. अब उनकी प्रोडक्शंस कम होना तो उसका मतलब ये है कि भैया क्या है, उसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में कम होगी. तो वही साइकिल, मनी सप्लाई कम होगा, परचेसिंग पावर कम होगा, डिमांड कम होगी. सो अल्टीमेटली क्या होगा, लीड्स टू फॉल इन एडी. एग्रीगेट डिमांड्स क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक में कम हो जाएगी. इंपोर्ट बढ़ना, इंपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि इंटरनेशनल प्राइस, इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक से भी सस्ता मिलना, बहुत कम प्राइस पे मिलना. अब मान लो कि इंपोर्ट बढ़ेगा, डोमेस्टिक से कम प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट में मिलेगा, तो लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, तो डोमेस्टिकली गुड्स की प्रोडक्शन होगी ही नहीं. प्रोडक्शन होगी नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी. एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो सीधी सी बात है, मनी सप्लाई नहीं होगा, परचेसिंग पावर नहीं होगा और नेगेटिव कंपोनेंट्स ऑफ एडी होगा. एग्रीगेट डिमांड्स आपकी क्या हो जाएगी, डिक्लाइनिंग हो जाएगी. और इंपोर्ट बढ़ना यानी उसका मतलब है कि भाई आप जो गुड्स डोमेस्टिकली बना रहे हो उससे सस्ता तो ही. ओके, तो आप क्यों यहाँ पे इतनी सारी मेहनत करोगे. एक्सपोर्ट ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में आपकी गुड्स की डिमांड ही कम हो रही है, तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा. और इंपोर्ट का मतलब है कि भाई आप जो बना रहे हैं उससे सस्ता तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट होगा. ओके, डोमेस्टिकली गुड्स जो है वो हमारा बनेगा नहीं, यानी जो जो सर्विसेज डोमेस्टिकली कंपनी जो भी गुड्स एंड सर्विस की सर्विसेज प्रोवाइड्स कर रही है तो वो अल्टीमेटली अपना प्रोडक्शन तो कम ही करने वाली है, क्योंकि डिमांड है नहीं, तो अनवांटेड स्टॉक इंक्रीज क्यों करेगी भैया. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द टैक्स रेट. सो इंक्रीजिंग टैक्स रेट यानी गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया टैक्स बढ़ाओ, लोगों के पास पैसे बहुत है, टैक्स बढ़ाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम ही होगी. डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो भैया मनी सप्लाई कम होगा, परचेसिंग पावर कम होगा. सो अल्टीमेटली कौन सी चीज अराइज होगी, इकोनॉमिक. नेक्स्ट जो है इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट डिमांड. तो इफेक्ट्स क्या है, तो यहाँ पे भैया इनकम आपकी डिक्लाइनिंग हो रही है, फॉल इनकम हो रही है, इकोनॉमिक में प्राइस क्रैश डाउन हो रही है, प्रोड्यूसर को लॉस ही लॉस हो रहा है. लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर का परचेसिंग पावर इंक्रीज होगा. कैसे पता है, गुड सस्ते हो रहे हैं, भले कंज्यूमर की इनकम मॉनिटरी इनकम नहीं बढ़ रही है लेकिन कंज्यूमर की रियल इनकम तो बढ़ ही रही है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इनकम, वन इज द मॉनिटरी इनकम एंड अनदर इज द रियल इनकम. काफी सारे बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं पता. मॉनिटरी इनकम का मतलब यानी आपकी सैलरी 10,000 से 10 लाख होना, दिस इज नोन एज द मॉनिटरी इनकम, कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, 10,000 से 10 लाख हो रहे, तो दिस इज नोन एज द मॉनिटरी इनकम. अब मान लो कि आप जो कोई चीज ले रहे थे, मान लो कि एक्स प्रोडक्ट ले रहे थे, एक्स प्रोडक्ट की प्राइस 10,000 थी, तो आप कितनी प्रोडक्ट ले पाओगे, एक. लेकिन एक्स की डिमांड कम हो गई तो कंपनी ने उसकी प्राइस कम कर दी, 5,000 कर दी, 50% कर दी, तो आपके लिए वो कितनी प्रोडक्ट आप ले पाओगे, प्राइस और कम कर दी तो आप कितनी ले पाओगे. ओके, सो प्राइस डिक्लाइनिंग होने की वजह से आपका जो परचेसिंग पावर क्या है, इंक्रीज हो रहा है. ओके, दिस टाइप ऑफ इनकम इज नोन एज द रियल इनकम. नेक्स्ट जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डेफिसिट एडी. तो डेफिसिट एडी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो इकोनॉमिक में अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, कैपेसिटी है, डिमांड है ही नहीं तो सप्लाई भी नहीं होगा. ओके, सो इकोनॉमिक में क्या होगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होगी कि इकोनॉमिक में कैपेसिटी है 1000 टन की लेकिन सप्लाई 500 का है क्योंकि डिमांड ही 500 की है, सो एम्प्लॉयमेंट भी 500 का ही होगा. डन. सो जितनी कैपेसिटी उससे कम प्रोडक्शंस कर रहे हो तो बड़ा ऑब्वियस है कि इकोनॉमिक में अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशंस क्रिएट होगी. नेक्स्ट इकोनॉमिक में डिफ्लेशनरी गैप होगा, वो हमने ऑलरेडी देख लिया. ओके,
देन आफ्टर नेक्स्ट है डिजायर्ड स्टॉक, अनडिजायर्ड स्टॉक की प्रोड्यूसर का अनडिजायर्ड स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड ही कम है, प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल, कि उन्होंने जो प्लान किया था उस हिसाब से वो सेल कर ही नहीं पा रहा है। प्रोड्यूसर को क्या होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा कि प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू क्लियर दैट स्टॉक, कि भाई वो अपना स्टॉक जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और प्राइस क्रैश हो गई तो उसको कम दाम में भी उसको बेचना पड़ रहा है, सो यहाँ पे लॉस ऑफ द प्रॉफिट होगा। ये सिचुएशंस कब हुई थी पता है, जब कोविड के लास्ट मोमेंट पे जिन लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क बल्क में उठा लिए, हाई प्राइस पे उठा लिए, उनको लगा कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव में वापस से प्राइसेस बढ़ेंगे, और हायर प्राइस पे उठा लिए और प्राइस इतनी क्रैश डाउन हो गई तो भाई उनको कम दाम में बेचने पड़े, तो उनको यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। डिफ्लेशनरी गैप, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड्स है, इकोनॉमी में आप इस लेवल पे प्रोडक्शंस कर रहे हो, एक और एग्रीगेट डिमांड का कब बनेगा, तो ये जो गैप है राइट, इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है कि इकोनॉमी में ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाती है, ड्यू टू सम सिचुएशंस की वजह से ये डिमांड्स कम हो जाती है। मान लो कि कोई पैंडेमिक आ गया, अब पैंडेमिक आ गया है तो लाइक लोग क्या करें, और इतना लाइक सीवियर पैंडेमिक है कि जिसकी वजह से लोगों की लाइफ सेव भी नहीं हो रही है, इसमें लोग क्या करेंगे भैया, प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन कम करेंगे, प्रोपेंसिटी सेविंग ज्यादा करेंगे। ओके, तो लाइक ओवरऑल इकोनॉमी में डिमांड जब कम होती है तो दिस सिचुएशन इज नोन एज द डिफ्लेशनरी सिचुएशंस। नेक्स्ट जो है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है कि भाई इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होना एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, और जब इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो सिचुएशन हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। When ED increase the beyond its full employment, ये इकोनॉमी के लिए सबसे हार्मफुल है, वो भी हार्मफुल है लेकिन ये तो खतरनाक हार्मफुल है राइट, कि जितना एडी बढ़ जाए तो उस केस में लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। ओके, सो कैसे यहाँ पे सिचुएशन डायग्रामेटिकली होगी मैं बताऊं, कि मान लो कि इकोनॉमी में ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड्स, हम इकोनॉमी में इस लेवल पे प्रोडक्शंस कर रहे हैं, दैट मींस ओएम लेवल। सो यहाँ पे देखने के लिए जाए तो इस पॉइंट का नाम हम लोग ए दे देते हैं। सो ए पॉइंट से हम देखने की जाए तो एग्रीगेट डिमांड्स हमारी क्या है कि भैया एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी क्या है, ज्यादा है। हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि भैया ए इक्वल टू एडी होना चाहिए। ओके, सो उस केस के लिए हमने एक डुप्लीकेट एडी बनाया, दिस नोन एज एडी डैश। ओरिजिनल एडी एंड डुप्लीकेट एडी के बीच में जो गैप है, यानी ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आया, यानी उसको हमने नाम दिया बी, तो ये जो ए बी, ये जो गैप है राइट ए बी का, उस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। सो व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, the difference between original AD and duplicate AD. So what is the original AD and duplicate AD? तो original AB जो है it's a gap, it's gap को हम लोग क्या बोलेंगे, inflationary gap बोलेंगे। ये जो है aggregate supply right, ये ओरिजिनली सिचुएशंस हमारी इकोनॉमिक में ये वाली सिचुएशंस है। तो यहां से ओरिजिनली सिचुएशन तेरी है इकोनॉमिक में, मुझे इक्विलिब्रियम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शंस है नहीं, डिमांड, क्योंकि मैं सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकती, इकोनॉमी में कैपेसिटी नहीं है। ओके, तो अभी ओरिजिनल सिचुएशंस ये है, लेकिन मैंने तो क्या पढ़ा हुआ है कि भाई मैंने तो ये पढ़ा हुआ है कि भाई एस इक्वल टू एडी होना चाहिए। ओके, इसलिए एज अ बीइंग अ गवर्नमेंट मैं एक डुप्लीकेट एडी ड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे एटलीस्ट पता चले कि इकोनॉमिक में कितना इन्फ्लेशनरी गैप है। सो मैं इकोनॉमिक में डुप्लीकेट एडी ड्रॉ कर रहा हूं यहां से, दिस नोन एज द एडी डैश। ओके, ओरिजिनल एडी एंड डुप्लीकेट एडी के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है ना, हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे।
इकोनॉमिक में 10,000 की डिमांड्स है, राइट? ओके, तो 10,000 की डिमांड है, लेकिन उसके सामने आपका सप्लाई 5,000 है। सो बट ऑब्वियसली कि एडी आपका क्या आएगी, ज्यादा एज कंपेयर टू एस। तो आपको गवर्नमेंट को पता, तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी गैप इसलिए ड्रॉ कर रही है कि गवर्नमेंट को पता चले कि भाई अभी मुझे कितना सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मैं डिमांड को पहुंच पाऊंगा, तब जाके मेरी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होगी। गॉट इट? जब तक गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तब तक तो लाइक सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट एक डुप्लीकेट एडी ड्रॉ कर रही है कि जिसकी जो जितना गैप क्लोजर डाउन होगा, उतना ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि भैया हाँ ठीक है, हमने लाइक जितनी डिमांड है उसके सामने कंपैरेटिवली सप्लाई हमने ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन जितना गैप वाइडनिंग गैप होगा, उसका मतलब ये है कि भैया डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। ये जो गैप जो है वो इन्फ्लेशनरी गैप है। हाँ सर, लाइक मैं वही क्लैरिफाई कर रहा था। हाँ, और चल मैं एक और सिचुएशन बताऊं। रेमडेसिविर इंजेक्शंस का नाम सुना होगा तूने? रेमडेसिविर इंजेक्शंस, काफी सारे लोगों ने बताया कि इंजेक्शन लिए थे 40,000 50,000। ओरिजिनली उस इंजेक्शन की कॉस्ट कितनी थी? 900 रुपीज। ओके, 900 रुपीज भी नहीं, सॉरी, 600 या 400 रुपीज अराउंड उसकी इतनी कॉस्ट थी। यही इंजेक्शन, ये क्यों प्राइस बढ़ चुका? अब देख इन्फ्लेशन गैप कितना वाइडनिंग हो चुका उस प्रोडक्ट में, राइट? कि भाई जो चीज 900 की थी वही चीज इतना वाइडनिंग गैप हो चुका। अब उस गैप को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? वैक्सीनेशन लेके आओ या इंजेक्शन की प्रोडक्शन बढ़ाओ। ओके, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही गैप कम होगा, और जितना गैप कम होगा उतना ही लाइक गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाएगी, अदरवाइज इन्फ्लेशन कंट्रोल ही नहीं होगा। ऑफ द एक्सेस एड, तो सबसे पहले क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी में इंक्रीजिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या होगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की भाई हाउस होल्ड की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और क्या डिक्रीज हो जाएगा? प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन इंक्रीज हो गई, प्रोपेंसिटी सेविंग डिक्लाइन हो गई, तो उस केस में क्या होगा कि भैया एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे भी पुअर भी कैसे स्पेंड करेगा? दे स्पेंड लाइक लिव लाइक द रिच पर्सन। गॉट इट माय पॉइंट? कि पुअर भी कैसे स्पेंड करेगा भाई, वो भी रिच है, वो ऐसे ही पैसा वो स्पेंड करेगा। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, तो बीच में अगर यहाँ पे बिजनेसमैन को ये लग रहा है कि भाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा रिटर्न, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो उस केस में क्या होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो उस केस में बट ऑब्वियस है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा? इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस अराइज होगी, परचेसिंग पावर, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के कंपेयर में सप्लाई कम है, सो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस अराइज होगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, तो बट ऑब्वियस है कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए बढ़ाती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो भैया मनी सप्लाई। एक्सपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट लोअरिंग द डोमेस्टिक प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइस। ओके, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, राइट? उस केस में क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो अब आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो लाइक डोमेस्टिकली कंपनी की प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, बढ़ेगी, और इकोनॉमिक में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस होगी। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग इंपोर्ट। अब डिक्रीजिंग इंपोर्ट का मतलब क्या है कि भाई इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और किसके कंपेयर में? डोमेस्टिक के प्राइस। तो लोग अब क्या हो चुके हैं? सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। अब इंपोर्ट जितना डिक्लाइनिंग होगा, लोग डोमेस्टिक कंपनी पे ज्यादा डिपेंडेंसी रहेंगे। इंपोर्ट डिक्लाइनिंग होगा तो उसका मतलब ये है कि लोग डोमेस्टिक कंपनी में ज्यादा डिपेंडेंसी रहेंगे, डिपेंड ज्यादा रहेंगे डोमेस्टिक कंपनी पे। अब डोमेस्टिक कंपनी पे डिपेंड ज्यादा रहेंगे तो उसकी डिमांड जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी।
डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस द टैक्स रेट। अब टैक्स रेट यहाँ पे आपका कट डाउन होता है, सो डिस्पोजेबल इनकम आपकी इंक्रीज होगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगा। नेक्स्ट इफेक्ट्स एक्सेस डिमांड की क्या है? एक्सेस डिमांड की सबसे बड़ी इफेक्ट ये है कि कंटिन्यूअस बेस पे प्राइसेस गुड्स के इंक्रीज होते रहते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोड्यूसर को एबनॉर्मल प्रॉफिट, कोविड के टाइम देख लिया था कि प्रोड्यूसर को कैसा एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, बहुत एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था प्रोड्यूसर को। सो प्रोड्यूसर को यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी मन चाहे इतना पैसे छाप सकता है। कंज्यूमर की परचेसिंग पावर यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, तो कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी। अब अफोर्डेबिलिटी कम होगी तो परचेसिंग पावर भी कम होगी। आज ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन उस पैसे में जो चाहिए वो मिलता नहीं है। करंटली रियल एस्टेट मार्केट देख तो ऐसा ही है ना, एक बबल्स ही है। प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए वो अफोर्डेबिलिटी बची ही नहीं। अभी तो लाइक मिडिल क्लास के लिए एक हाउस लेना वो तो ड्रीम जैसा ही है, ड्रीम, सपना हो गया। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसके पास पैसा तो है, लेकिन उस पैसे में कुछ नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले कौन से तो इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? द अमाउंट बाय विच टी बी एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, एक्सेस डिमांड है। अब डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन प्राइस लेवल बढ़ रहा है, लेकिन आउटपुट यहाँ पे आपकी क्या है, कांस्टेंट है। सो इकोनॉमिक में कौन सी गैप अराइज होगी? इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है स्टैटिक जीडीपी। ये ना 1 मार्कर्स क्वेश्चन है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिक जीडीपी? इकोनॉमिक में आपके पास 10,000 टन की कैपेसिटी है। अब 10,000 टन की कैपेसिटी है और डिमांड जो है उसके सामने 10,000 टन है, तो भैया ये तो क्या हुआ, एएस इक्वल टू एडी हो चुका। ये क्या हुआ, एएस इक्वल टू एडी हो चुका। अब 10,000 के बाद मान लो कि 40,000 बन गया, 50,000 बन गया, 60,000 बन गया, 80,000 बन गया, 90,000 बन गया। सो प्रोडक्शंस आपका वहीं पे है, लेकिन डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, 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 लेकिन उसके सामने ग्रोथ होगा नहीं। दिस टाइप ऑफ जीडीपी इज नोन एज द स्टैटिक जीडीपी। सो इट इज अ सिचुएशंस when higher demand fails to generate higher GDP in the economy, but because of resources are already full employed, there is no excess capacity. Economic में कोई excess capacity है ही नहीं। Okay, there is no excess capacity. डिमांड बढ़ता ही जाए, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ होगा नहीं। लिखा हुआ ना, when level of AD is higher than the full employment level, the level of GDP does not rise, it remains static. Static यानी वहां पे कांस्टेंट ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। तेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 टन है, राइट, डिमांड बढ़ती ही जा रही, लेकिन तू उसको कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा है। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आ सकता है। वेज प्राइस स्पाइरल क्या है? अब मान ले कि इकोनॉमिक में एक्सेस डिमांड है। इकोनॉमिक में क्या डिमांड है? एक्सेस डिमांड है। अब डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा ही होगा। तो प्रेशर, रिसोर्सेज पे प्रेशर ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कि एक्सेस डिमांड है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा रिसोर्सेज पे, तो रिसोर्सेज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। मान ली कि लोग रिसोर्सेज कहीं से, भाई मुझे चाहिए, लाइक जो रिसोर्सेज 10 रुपीज में मिल रहे तो वो रिसोर्सेज 50 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, 90 मिलेंगे, तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो उस केस में क्या होगा कि भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ तो लाइक लेबर क्या बोलेंगे, भैया हमारे वेजेस भी बढ़ाओ। अब वेजेस बढ़ेंगे तो जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। अब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी तो वापस से वेजेस इंक्रीज होंगे।